नमस्कार जी। आज हम भारत की एक बहुत ही अनूठी भौगोलिक पहचान पर बात करने वाले हैं। जी इसके द्वीप और प्रवाल भित्तियां। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से ली गई है जिसका शीर्षक है भारत के द्वीप, प्रवाल द्वीप एवं प्रवाल जीव। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये द्वीप बने कैसे, इनका भूगोल कैसा है और सबसे जरूरी इनका महत्व क्या है, इसे आसानी से समझें। जी हाँ। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, भारत की तट रेखा तो हजारों किलोमीटर लंबी है ही, और उसके साथ ही हमारे पास द्वीपों का एक बड़ा ही विविध खजाना है। हाँ, ये तो है। कुछ द्वीप तो ऐसे हैं जिनका संबंध आप सोचिए सीधा हिमालय पर्वत श्रृंखला से जुड़ता है। अरे, और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से समुद्री जीवों ने बनाए हैं, मतलब प्रवाल से। अच्छा। अगर गिनती की बात करें तो मोटे तौर पर छोटे बड़े मिलाकर करीब 222 द्वीप या द्वीप समूह भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 222 काफी संख्या है तो। हाँ, और इनमें से ज्यादातर वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं, बंगाल की खाड़ी के सबसे प्रसिद्ध द्वीप समूह अंडमान और निकोबार से। हाँ बिल्कुल। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये द्वीप समूह असल में समुद्र में डूबी हुई हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही मतलब दक्षिणी विस्तार है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। म्यांमार की जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है ना, हाँ, वही समुद्र के नीचे से गुजरते हुए यहाँ अंडमान निकोबार में फिर से सतह पर उबार आती है। और यही ये द्वीप है। कमाल है। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनकी भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद करता है। और यहाँ जो अक्सर भूकंप आते हैं, हाँ, उसका कारण भी यही है। उसका कारण भी यही जुड़ाव है। ये द्वीप जो हैं उत्तर से दक्षिण तक एक पतली लंबी सी श्रृंखला की तरफ फैले हुए हैं। हाँ, और ये श्रृंखला काफी लंबी है। आप मानिए लगभग 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर करीब 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाती है। अच्छा खासा फैलाव है। जी, और कुल क्षेत्रफल भी 8000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। अब अंडमान समूह में देखें तो मुख्य रूप से कुछ बड़े द्वीप हैं। सबसे उत्तर में है उत्तरी अंडमान, और यहीं पर अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। सैडल पीक, हाँ सुना है। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई अलग अलग स्रोतों में थोड़ा फर्क मिलता है, पर करीब 730 से 740 मीटर के आसपास है। ठीक है। इसके दक्षिण में आता है मध्य अंडमान। ये आकार में अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा मध्य अंडमान। जी। फिर आता है दक्षिणी अंडमान, और यहीं पर इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर, यहीं पर वो सेल्युलर जेल भी है ना? हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक सेल्युलर जेल यहीं है। और अंडमान समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात और है। बताइए। मैंने पढ़ा था कि अंडमान द्वीप समूह के ठीक उत्तर में कोको द्वीप समूह है। हाँ है। वो भी इसी श्रृंखला का हिस्सा लगता है, पर शायद वो भारत का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भौगोलिक रूप से देखें तो वो इसी श्रृंखला का हिस्सा लगता है, पर उस पर म्यांमार का नियंत्रण है। अच्छा, ये तो जानना जरूरी था। और इसी लिटिल अंडमान के दक्षिण में वो प्रसिद्ध 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही। ये 10 डिग्री चैनल, जो असल में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ही है, वो लिटिल अंडमान और निकोबार समूह के पहले द्वीप कार निकोबार के बीच से गुजरता है। तो ये एक तरह की सीमा रेखा हो गई? हाँ, एक स्पष्ट विभाजन रेखा है ये इन दो प्रमुख द्वीप समूहों के बीच। इसके दक्षिण से फिर निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है, और निकोबार समूह में ही भारत का वो सबसे दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट स्थित है। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट। इससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे शायद। हाँ, पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ग्रेट निकोबार, इसकी भी अपनी सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। इसकी ऊंचाई करीब 642 मीटर है। अच्छा, पर इन द्वीपों की कहानी सिर्फ पहाड़ों और चोटियों तक ही नहीं है ना? मैंने ज्वालामुखी के बारे में भी सुना है। हाँ बिल्कुल, ये भूगर्भीय रूप से एक बहुत ही सक्रिय मतलब एक्टिव क्षेत्र है। निकोबार समूह के पूर्व में 2 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी द्वीप हैं। 2? कौन कौन से? एक है नारकोंडम। इसे सुषुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, मतलब इसमें पहले कभी विस्फोट हुआ होगा, पर अब ये शांत है। ठीक है, डॉर्मेंट। हाँ, लेकिन दूसरा बैरन द्वीप, वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। जी, यहाँ से समय समय पर लावा और राख निकलने की खबरें आती रहती हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। ये तो सचमुच रोमांचक है। अच्छा, हाल के वर्षों में इन द्वीपों से जुड़ी एक और बात काफी चर्चा में रही है। कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं और राजधानी का नाम भी। हाँ, ये हुआ है। जैसे रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। जी। खासकर हेवलॉक द्वीप का नाम जो एक ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हेवलॉक के नाम पर था। हाँ, उसे बदलना एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि है। बिल्कुल। और सबसे ताज़ा खबर सितंबर 2024 की है शायद, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने की घोषणा हुई है। हाँ, ये घोषणा हुई है, श्री विजयापुरम। जी। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये नाम परिवर्तन इन द्वीपों के गहरे ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व को दर्शाते हैं। सही कहा। खासकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ सेल्यूलर जेल का होना, जिसे काला पानी कहा जाता था, वो सब इतिहास जुड़ा है। हाँ, वो दर्दनाक इतिहास। लेकिन इनका महत्व सिर्फ इतिहास या भूगर्भ तक ही सीमित नहीं है। अंडमान और निकोबार को उनकी घनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण मरकत द्वीप या एमरल्ड आइल भी कहते हैं। मरकत द्वीप, खूबसूरत नाम है। और यहाँ की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, वो भी कमाल की है। जैसे यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा और काफी दुर्लभ माना जाने वाला विशाल रॉबर केकड़ा, जाइंट रॉबर क्रैब, पाया जाता है। अरे वाह, विशाल रॉबर केकड़ा, ये कहाँ मिलता है खास तौर पर? इसका मुख्य घर दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार में फैला वांडूर मरीन बायोस्फीयर प्रारक्षित क्षेत्र है, यानी वांडूर मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। वांडूर मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। जी। ये सब बातें इन द्वीपों के पारिस्थितिकी और रणनीतिक महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। वाह, विशाल रॉबर केकड़ा, ये तो वाकई जानने लायक बात है। इनका संरक्षण कितना जरूरी होगा। बहुत जरूरी है। चलिए, अब बंगाल की खाड़ी से निकलकर भारत की मुख्य भूमि के नजदीक वाले कुछ और द्वीपों पर नजर डालते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर, जहां नदी समुद्र से मिलती है, गंगा सागर द्वीप है। जी। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। हाँ, गंगा सागर मेला लगता है यहाँ। जी। यहीं पास में न्यू मूर नामक एक छोटा द्वीप भी है। और हाँ, एक खास बात, कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं है। सही है। बल्कि हुगली नदी पर स्थित एक प्रमुख नदी बंदरगाह है। जी हाँ, ये एक रिवराइन पोर्ट है। बिल्कुल। और थोड़ा पूर्व की ओर चलें तो ओडिशा तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने के पास व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप, इसका नाम भी बदला है शायद? हाँ, इसका नाम अब बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अच्छा। जी, डॉक्टर कलाम के नाम पर। जी। और यह द्वीप भारत के मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग होती है। बिल्कुल। यहाँ से कई महत्वपूर्ण मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, जो इसे सामरिक दृष्टि से बहुत अहम बनाता है। और इसी तरह दक्षिण में आंध्र प्रदेश तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। हाँ, श्रीहरिकोटा। यहाँ द्वीप पुलिकट झील नाम की एक बड़ी लगून झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सही। और यहीं पर हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, इसरो का मुख्य लॉन्च पैड। जी बिल्कुल। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की ज्यादातर उड़ानें यहीं से होती है। हाँ, तो ये द्वीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हाँ, निसंदेह है। और अब थोड़ा और दक्षिण चलें तो तमिलनाडु तट के पास मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप, इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं ना? हाँ, इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर यहीं स्थित है। जी हाँ। इस द्वीप का सबसे पूर्वी किनारा धनुषकोडी कहलाता है। धनुषकोडी। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से राम सेतु की शुरुआत होती है। हाँ, वो पानी के नीचे डूबी हुई एक चूना पत्थर की श्रृंखला है जो श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाती है। इसे आदम का पुल या एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। अच्छा, आदम का पुल भी कहते हैं। जी। तो पंबन, रामेश्वरम, धनुषकोडी और राम सेतु, ये सब मिलकर इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से बहुत खास बनाते हैं। बिल्कुल। अब जरा पश्चिम तट की ओर चलते हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी है जहां नर्मदा और तापी जैसी नदियां गिरती हैं। हाँ, गल्फ ऑफ खंबात। यहीं नर्मदा के मुहाने पर अलियाबेट नाम का एक द्वीप है।
मैंने सुना है कि यहाँ पेट्रोलियम के बड़े भंडार होने की संभावना है। हाँ, जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो बताती है कि अलियाबेट द्वीप और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार मौजूद हैं। अच्छा। हालांकि अभी तक इनका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है, पर ये भविष्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये तो बड़ी संभावना है जी। और थोड़ा दक्षिण में महाराष्ट्र तट के पास मुंबई के करीब एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा गुफाएं। हाँ, अपनी प्राचीन गुफाओं और मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और एक और रोचक तथ्य बताऊं? हाँ जरूर। जिस जमीन पर मुंबई शहर बसा है वो तकनीकी रूप से एक द्वीप ही है, सालसीड द्वीप। क्या बात कर रहे हैं, मुंबई शहर एक द्वीप पर है? हाँ, सालसीड द्वीप। ये द्वीप मुख्य भूमि से काफी हद तक जुड़ा हुआ सा लगता है, पर है एक द्वीप ही। गजब। ये सब दिखाता है कि भारत के तटों पर कितने अलग अलग प्रकार के द्वीप मौजूद हैं। नदी के मुहाने पर बने, अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाले, सांस्कृतिक महत्व वाले, और यहाँ तक कि जिन पर पूरा शहर बसा हो। बिल्कुल, ये विविधता तो अद्भुत है। अच्छा, अब तक हमने जिन द्वीपों की बात की वे या तो महाद्वीपीय हिस्से के विस्तार थे या फिर नदियों द्वारा लाए गए मलबे से बने थे। हाँ, ज्यादातर। लेकिन अब अरब सागर की ओर चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग तरह का द्वीप समूह है, लक्षद्वीप। जी, लक्षद्वीप। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास। हाँ, बहुत छोटा है। ये लगभग 8 से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है और इसकी राजधानी कवारत्ती है। कवारत्ती। लेकिन इसकी सबसे खास बात जो इसे दूसरों से अलग करती है वो ये है कि ये द्वीप किसी पहाड़ या नदी से नहीं बने, बल्कि ये पूरी तरह से प्रवाल यानी मूंगे से बने हैं। बिल्कुल सही। यहीं से हम प्रवालों की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं। हाँ, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का, जिन्हें एटॉल भी कहते हैं, एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रवाल, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में पॉलिप कहते हैं। पॉलिप? हाँ, पॉलिप। असल में बहुत छोटे समुद्री जीव होते हैं, मुश्किल से 1 सेंटीमीटर लंबे। ये जीव सिलेंट्रेट या निडारिया वर्ग के होते हैं। निडारिया? जी। इनकी खासियत ये है कि ये अपने शरीर के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का एक कठोर खोल या कंकाल बनाते हैं। चूने का कंकाल? हाँ, और ये अकेले नहीं रहते, लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ समूह बनाकर रहते हैं, कॉलोनीज में। अच्छा, जब ये जीव मर जाते हैं तो उनका वो चूने का कंकाल वहीं रह जाता है। फिर नई पीढ़ी के प्रवाल उन पुराने कंकालों के ऊपर अपना घर बना लेते हैं, परत दर परत। हाँ बिल्कुल। हजारों लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चलने से धीरे धीरे चूने के कंकालों का एक विशाल ढांचा खड़ा हो जाता है, जिसे हम प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान, कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ? जी। लक्षद्वीप के द्वीप इन्हीं प्रवाल भित्तियों के ऊपर विकसित हुए हैं। तो ये प्रक्रिया किसी भी समुद्र में हो सकती है या इसके लिए कुछ खास माहौल चाहिए? जैसे गहरे समुद्र में क्यों नहीं बनती हैं चट्टानें? नहीं, ये हर जगह नहीं बन सकती। प्रवालों के पनपने और भित्तियों बनाने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। क्या शर्तें? पहला, पानी साफ होना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी अंदर तक जा सके। अच्छा, साफ पानी। दूसरा, पानी गर्म होना चाहिए। आमतौर पर 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इनके लिए सबसे अच्छा होता है। गर्म पानी भी? तीसरा, पानी ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, आमतौर पर 50-60 मीटर से कम गहरा। कम गहरा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन प्रवालों के जीवन के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है और गहरे पानी में रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती। अच्छा, इसीलिए? हाँ, यही वजह है कि ज्यादातर प्रवाल भित्तियां दुनिया के उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल और उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में मोटे तौर पर 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच ही पाई जाती हैं। सूरज की रोशनी क्यों जरूरी है इनके लिए? क्या ये पौधे हैं? नहीं, प्रवाल खुद तो जीव हैं, एनिमल हैं, पौधे नहीं। लेकिन उनका जीवन एक नन्हे से पौधे पर, एक सूक्ष्म शैवाल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। शैवाल पर? एल्गी पर? हाँ, एल्गी पर। इस शैवाल का नाम है ज़ूएक्सैंथली। ज़ूएक्सैंथली? जी। ये शैवाल प्रवाल के अपने ऊतकों, टिश्यूज के अंदर रहता है। ये एक अद्भुत सहजीवी संबंध है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, साथ साथ जीने वाला रिश्ता। बिल्कुल। ज़ूएक्सैंथली सूरज की रोशनी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाता है, मुख्य रूप से शर्करा मतलब शुगर। इस भोजन का बड़ा हिस्सा, करीब 98% तक
प्रवाल इस्तेमाल करता है। अरे वाह। बदले में प्रवाल उस शैवाल को रहने के लिए एक सुरक्षित घर देता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें मुहैया कराता है। तो एक दूसरे की मदद करते हैं। जी, और सबसे दिलचस्प बात, प्रवालों को जो रंग बिरंगा रूप मिलता है ना, वो इन्हीं ज़ूक्सेंथेली शैवाल की वजह से मिलता है। अच्छा, तो सारा रंग इन्हीं शैवाल का है? हाँ, काफी हद तक। कमाल है। तो ये आपसी सहयोग है जो इन खूबसूरत संरचनाओं को बनाता है। लेकिन आजकल हम एक शब्द बहुत सुनते हैं, प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। हाँ, कोरल ब्लीचिंग। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक मुद्दा है आजकल। प्रवाल विरंजन तब होता है जब प्रवाल किसी तरह के तनाव या दबाव में आ जाते हैं। स्ट्रेस में? तनाव? कैसा तनाव? इसका सबसे आम कारण है समुद्र के पानी का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाना। अच्छा, पानी का गर्म होना। हाँ, ऐसा खास तौर पर अल नीनो जैसी मौसमी घटनाओं के दौरान देखा जाता है। अल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास बहने वाली एक गर्म समुद्री धारा है। हाँ, सुना है इसके बारे में। जिसका असर दुनिया भर के मौसम और समुद्री तापमान पर पड़ता है, खासकर दिसंबर के महीने में। जब पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो प्रवाल तनाव में आ जाते हैं और वे अपने अंदर रहने वाले ज़ूक्सेंथेली शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। ओहो, मतलब वो अपने साथी को ही बाहर कर देते हैं। हाँ, तनाव की वजह से वो उन्हें एक्सपेल कर देते हैं। तो फिर तो उनका रंग भी चला गया और भोजन का स्रोत भी। बिल्कुल। ज़ूक्सेंथेली के निकल जाने से प्रवाल का अपना सफेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बाहर से दिखने लगता है, पारदर्शी ऊतकों के नीचे से। अच्छा, इसलिए सफेद दिखते हैं। हाँ, इसीलिए इसे विरंजन या ब्लीचिंग कहते हैं, जैसे कपड़ों से रंग उड़ जाता है। ये प्रवाल के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। खतरनाक क्यों? क्योंकि बिना ज़ूक्सेंथेली के उन्हें भोजन मिलना लगभग बंद हो जाता है। वो 98% भोजन तो वहीं से पा रहे थे। हाँ, सही कहा। अगर पानी का तापमान जल्दी ही सामान्य नहीं होता और तनाव की स्थिति बनी रहती है तो प्रवाल भूखे मर सकते हैं। और अगर ऐसा बड़े पैमाने पर हो तो पूरी की पूरी प्रवाल भित्ति नष्ट हो सकती है। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। जी हाँ, यह हमें दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ता समुद्री तापमान इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्या इनके ठीक होने की कोई संभावना होती है? मतलब अगर स्थिति सुधर जाए तो? हाँ, संभावना होती है। अगर तनाव पैदा करने वाली वजहें जल्दी खत्म हो जाएं, जैसे पानी वापस ठंडा हो जाए या प्रदूषण कम हो जाए, तो प्रवाल धीरे धीरे फिर से ज़ूक्सेंथेली को अपने ऊतकों में अपना सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन इसमें समय लगता है, और अगर विरंजन बहुत ज्यादा तीव्र हो या बार बार हो तो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इससे न सिर्फ प्रवाल मरते हैं, हाँ, बल्कि उन पर निर्भर रहने वाली हजारों अन्य समुद्री प्रजातियां जैसे मछलियां, केकड़े, घोंगे, समुद्री खीरे, इन सब का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। ये प्रवाल भित्तियां समुद्र के वर्षावन की तरह होती हैं। समुद्र के वर्षावन सही उपमा है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जैव विविधता को सहारा देती हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस पूरी चर्चा में हमने भारत के द्वीपों की अद्भुत विविधता देखी। जी हाँ, एक तरफ अंडमान और निकोबार हैं जो हिमालय से जुड़े हैं, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप जो पूरी तरह समुद्री जीवों की देन है, प्रवाल से बने। बिल्कुल। हमने श्रीहरिकोटा और अब्दुल कलाम द्वीप जैसे रणनीतिक महत्व वाली द्वीपों को जाना, तो पंबन जैसे सांस्कृतिक रूप से अहम द्वीप को भी देखा। और हमने ये भी समझा कि प्रवाल भित्तियां कैसे बनती हैं, वे कितनी खूबसूरत और ज़रूरी हैं, लेकिन साथ ही कोरल ब्लीचिंग जैसी समस्याओं के कारण कितनी नाजुक भी हैं। बहुत नाजुक। और हाँ, द्वीपों और पोर्ट ब्लेयर के बदले हुए नाम भी हमें उनके इतिहास और वर्तमान महत्व की लगातार याद दिलाते रहते हैं। बिल्कुल, ये द्वीप महज जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत की सामरिक पहुंच को बढ़ाते हैं, ये अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों को संजोते हैं और वैज्ञानिक शोध के लिए महत्वपूर्ण प्रयोगशालाएं भी हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे भूविज्ञान ने इनके निर्माण को आकार दिया, चाहे वो हिमालय का विस्तार हो या ज्वालामुखी क्रिया। सही। और हमने ये भी देखा कि कैसे जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक कारक इन दूर दराज के द्वीपों पर भी जीवन को, खासकर प्रवाल जैसे संवेदनशील जीवों को, कितनी गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब जुड़ा है। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। एक तरफ हमारे पास अंडमान और निकोबार जैसे क्षेत्र हैं, जहां विशाल रॉबर केकड़े जैसे दुर्लभ जीव हैं, प्राचीन जनजातियां रहती हैं, और लक्षद्वीप जैसी नाजुक प्रवाल भित्तियां हैं जिन्हें बचाना बहुत जरूरी है। हाँ।
दूसरी तरफ अलियाबेट जैसे द्वीप हैं जहां भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोलियम जैसे संसाधन होने की संभावना है। वो विरोधाभास। हाँ, ऐसे में इन अनूठे और महत्वपूर्ण द्वीप क्षेत्रों के भविष्य को लेकर हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? विकास और संरक्षण के बीच वो सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? ये सचमुच एक गहरा सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है जिस पर लगातार विचार करते रहना होगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।